देखो सुनो, मैंने ये 5 क्वेश्चंस दिए आप लोगों को, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और मैं हर बार ये देखता हूँ कि इन फंडामेंटल क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, और पता है गलतियों का रेशियो क्या है? मोर देन 50%। मोर देन 50% क्वेश्चन गलत होते हैं ये। और अभी भी देखिए कि कितनों के कितने गलत हैं। ये गलत होने वाले क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। और मैं आज से नहीं, इन क्वेश्चनों को कईयों को देख के मैं इन सब चीजों को ट्राई करता हूँ। भैया ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो इन क्वेश्चनों के बारे में, और इनके बारे में, इनके आंसर्स के लिए क्या सोचते हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी भी ज्यादा एग्जाम में नहीं आया कोई, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचता है, यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है। यस। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई मेरा 25 साल पहले बनाया हुआ क्वेश्चन है, 25 साल से भी ऊपर हो गए इस क्वेश्चन को बनाए हुए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हरित बाबू, मोर देन 95% बच्चे गलत करते हैं। मोर देन 95% बच्चे गलत करते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जब किसी से पूछा जाए, एग्जामिनर से पूछा जाए कि सर ये, बोला यार ये भी कोई बच्चों से पूछे जाएंगे क्वेश्चन है। मैंने कहा सर पूछिए, इनमें भी गलतियों का जो रेशियो है वो मोर देन 90% है। मोर देन 90% बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। गलतियां इसमें भी करते हैं, कई इसको तुक्का मार के सॉल्व करते हैं और कई इसको वाकई में सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया यार, और इसको क्वेश्चन को करोगे कैसे, उसको देखिए। सुनो जी, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए एंड बीटा विद वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर है, जनरली हम क्या लेते हैं, वेक्टर ए तो ऐसे ले लिया जाता है और वेक्टर बी ऐसे ले लिया जाता है, और ये वेक्टर बी बता दिया जाता है, और ये इनका रिजल्टेंट बना देते हैं हम सी। ठीक है, अब सुनो, वेक्टर और ए और बी, जब भी मैं इस वेक्टर को पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, या इक्वल टू 90 डिग्री है। आंसर क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये किसका किसका आंसर है, जल्दी बोलो फटाफट, मुझे हैंड रेज नहीं दिख रहा है, आप मुंह से बोलिए कि सर मेरा आंसर है। ए और बी के बीच में एंगल है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये किसका किसका आंसर है, किसी का नहीं है, मेरा हाँ, पहले वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था, वो लेस देन 90 डिग्री हो गया। नहीं सर, वो मैं गलती से मुझसे निकल गया, लेस तो गलती से निकलते हैं, वहां गलतियां ही तो होती हैं। लेस देन 90 डिग्री क्यों है, जब मैं ये पूछता हूं, इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 90 डिग्री। सुनिए, साथ में एक साथ सारे बोलते जाओगे तो कुछ नहीं है। अब ये कह देते हैं कि सर हम हेड से हेड मिलाते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं। क्यों भाई, ये हेड से टेल और टेल से हेड मिली हुई है, क्या दिक्कत है इसमें? अब ये एंगल क्यों नहीं है? जब मैं ये पूछता हूं प्रज्ञा जी, ये लाइन ए बी है या ये लाइन पी क्यू है और ये लाइन क्यू आर है,
लाइन पी क्यू और लाइन क्यू आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री है। क्या आंसर है प्रज्ञा जी? ग्रेटर देन, इसमें लेस देन 90 डिग्री क्या फिर? सर वो वेक्टर है। ये किसने बताया कि ये वेक्टर ये लाइन है? आपको देखने में जब आप बता रहे हैं इन दोनों के बीच में एंगल ये है, तो फिर इस एंगल क्यों नहीं बता रहे हो? आपको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ानी चालू की गई और जब आपको कहा गया कि 120 डिग्री का एंगल बनाइए तो आपने ऐसा बनाया था, आपने ऐसा बनाया था। आप इसको नहीं लेते थे, बोले इसको आगे बढ़ाइए। क्यों बढ़ाऊं मैं आगे? क्या जरूरत थी आगे? यहां तो आपने आगे बढ़ाने को मुझे कहा नहीं, यहां मुझे आगे बढ़ाने को क्यों कहते हैं आप? जब ये एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है या आपसे बात की जाती है तो ज्यादातर के सुनो एक मिनट, तो ज्यादातर के जवाब सही नहीं आते हैं। ठीक है, जवाब देने की आप लोग कोशिश करते हो लेकिन बहुत प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पौन घंटे का लेक्चर बना रखा है कि why this is the angle between vector A and B। ये वाला एंगल क्यों है, उस क्यों का कारण बता रखा है मैंने कि ये क्यों है। करीब पौन घंटे का लेक्चर है, तब जाके ये चीज क्लियर होती है। अदरवाइज क्या देखा 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में हमने ये पूछा कि आपने पी क्यू लाइन में और क्यू आर लाइन के बीच में, इनके बीच में एंगल बताइए, तो आप हरदम ये कहेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। इसके अंदर में क्यों कहते हैं? तो चलिए ये एक अलग विषय है। इन दोनों के बीच में एंगल हमने थीटा कह देते हैं, जनरली थीटा ले लेते हैं। ठीक है, आप सी इक्वल टू क्या लिखते हो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस एंगल को आप अल्फा कह देते हैं। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? देखो डायग्राम में दिख रहा है जो बोला हुआ। यस, रिजल्टेंट और वेक्टर ए, जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी है, उसने ए के साथ कितना एंगल बनाया है? दैट इज अल्फा, वो अल्फा है। अब मैं यहीं से क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने ये, आप ये भी बोलते हो और आप इसके अंदर में tan अल्फा का फॉर्मूला भी बोलते हो। tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये बोलते हो। अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर a। तो अस्मी जी मैंने आपसे पूछा कि रिजल्टेंट ने b के साथ कितना एंगल बनाया है? आंसर क्या? अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा, क्या है? अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो आप अभी बता रहे हो कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल डिटरमाइन करना होता है, हम दोनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ बनाते हैं, मतलब दोनों के इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करते हैं, मतलब दोनों की टेल ज्वाइन करते हैं। जनरली ये रूल दे दिया जाता है। क्यों करते हैं भाई? एक की हेड से दूसरे की टेल और दूसरे की हेड की टेल से दूसरे की हेड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जैसे ज्वाइन है उसको रहने दो ना, क्या दिक्कत है? क्यों उठा के पटक रहे हो? तो एक मैंने कहा ना, वो एक अलग डिस्कशन है। यदि ये वेक्टर बी है तो मैं यहां से वेक्टर बी बनाऊं, ये वेक्टर बी बना, क्या बन गया? एक पहले लो ग्राफ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जा रहा है वो इन दोनों का क्या है? सम है। यदि ये वेक्टर थीटा है तो ये वेक्टर भी थीटा है। जब ये पूरा थीटा है और ये अल्फा है तो ये क्या हुआ? थीटा माइनस अल्फा। इस पॉइंट पर जरा देखिए, इस पॉइंट से यहां से बी स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट से यहीं से सी स्टार्ट हो रहा है। ये एंगल है किसके किसके बीच में? बोला ना, एंगल बी और रिजल्टेंट के बीच में। एंगल बी और रिजल्टेंट के बीच में ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। थीटा माइनस अल्फा इज द एंगल बिटवीन
बी एंड सी, नॉट 180 माइनस अल्फा या 180 माइनस थीटा, ये नहीं है। तो ये क्या है, पहले हमने ये जो डायग्राम बनाया था ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब हमने ये वाला और ये वाला बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अपने को मालूम है कि यदि ये एक वेक्टर है ए है और यदि ये वेक्टर बी है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, इससे पास होने वाला डायगोनल सी। अब जरा बहुत सिंपल सी बात है कि यदि ये वेक्टर की लेंथ ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यदि ये अल्फा है और यदि ये बीटा है, ठीक है, तो यदि ए बड़ा है और बी छोटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा, और ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा। आपने ऐसा बना दिया, ए छोटा बना दिया और बी बड़ा बना दिया, तो जरा देखो रिजल्टेंट ये बनेगा। उस केस में ये एंगल क्या आएगा, अल्फा ज्यादा और बीटा क्या आएगा, कम। कब, when b is greater than a, तो क्या आ रहा है, बीटा इज लेस देन अल्फा। और यहाँ क्या आ रहा है कि when a is greater than b, यदि a है वो b से ज्यादा है तो अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा इज लेस देन बीटा if a is greater than b. Third is the answer. Third is the answer. More than 50% का आंसर सही है। इसका आंसर थर्ड किया है, सबने नहीं किया, इसमें भी गलती की है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, ठीक है ना, कॉन्करेंट फोर्सेस एन ऑब्जेक्ट मे बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। यस, एफ नेट 0 होगा तो अब यहाँ क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगी। तो फोर्स कितने लग रहे हैं, 3। ये तीनों फोर्स ऐसे होने चाहिए कि इनका सम क्या हो, 0 हो सके, इनका सम 0 हो सके। दो वेक्टर कोई इसे जब ऐसा कहा जाए तो इनमें से कोई 2 वेक्टर ले लीजिए, कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए, उसका सम करके देखिए क्या तीसरा वेक्टर उसके बराबर है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। 2 वेक्टर का क्या कीजिए, सम कीजिए और देखिए तीसरा वेक्टर क्या है, क्या उसके बराबर है क्या या उसके ज्यादा है। इसी तरह जिन 2 वेक्टर का आपने सम किया है उन 2 वेक्टर का आप डिफरेंस भी करके देखिए, फिर देखिए तीसरा वेक्टर क्या इनसे ज्यादा है या इनसे कम है। तो देखो सुनो, जब आप 2 वेक्टर का सम करते हो ए और बी का, यदि ए ऐसे है और बी भी ऐसे ही है तो इस समय इनका जो सी आएगा, सम आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। ये सी मैक्सिमम है इसमें। जब कब है, जब ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है उस समय सी मैक्सिमम है। उस समय सी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो सकता है, यदि ए और बी ऐसे नहीं होते, अभी ए बी ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, तो जब जरा देखो सी ऐसे था, सी अब जो सी है वह इस वाले सी से क्या है, कम है। आपने बी को ऐसे कर दिया तो अब जरा देखो, अब ये सी हो गया, सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सी कम हो रहा है। आपने बी को ऐसे कर दिया तो जरा देखो सी ये हो गया नहीं हो गया। आपने बी को ऐसे कर दिया, देखो सी हो गया। आपने बी को ऐसे कर दिया, देखो ये सी हो गया। तो सी मिनिमम कितना आया, ए माइनस बी, या बी माइनस ए कर देते हम। ये कब कर देते,
अपने को पता है ए तो छोटा और बी बड़ा होता, तो उस समय ए तो ये होता और ऑपोजिट में बी ये होता, तो उस समय ये सी होता। उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता सी। हाँ सर। तो हमें तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो सी की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और सी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब जो रिजल्टेंट सी होता है, रिजल्टेंट सी का मैग्नीट्यूड होता है, वह किसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है? बराबर या कम किससे? ए के मैग्नीट्यूड और बी के, इन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड से। बराबर तो कब होगा सी? जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अदरवाइज सी हरदम क्या होगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा। कौन? सी। लेकिन सी बड़ा है किससे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, यह इनके बराबर है या इससे बराबर है, इनके ले लो। ठीक है, ये हम क्या कह देते हैं कि आप इन दोनों का ए का मैग्नीट्यूड करो, बी का मैग्नीट्यूड कर लो। इससे सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। सी का मैग्नीट्यूड होगा वह हरदम क्या होगा? बड़ा होगा। या किससे होगा? ए के मैग्नीट्यूड माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ये बात है। ए प्लस बी से तो क्या आ रहा है? ए माइनस बी से कम आ रहा है, और ए प्लस बी के बराबर या उससे छोटा आ रहा है। इन दोनों में अंतर है क्या? ये ठीक है या ये वाला ठीक है? जवाब दीजिए। हैं? सही है। कौन सा? फर्स्ट सही है या सेकंड वाला सही है? देखो बाकी के जवाब ही नहीं है। आयुष बाबू तो कोई भी जवाब दे देगा। हैं? फर्स्ट वाला। अब देखो सुनो, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि जो सी का मैग्नीट्यूड होगा वह ज्यादा, वह क्या होगा? कम होगा। किससे? किससे? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। या इसके बराबर होगा? नहीं जी, सी का मैग्नीट्यूड तो हरदम क्या है? यदि सी क्या है? ए प्लस बी तो है, तो सी का मैग्नीट्यूड तो हरदम ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। कम क्यों होगा? तो आपने लेस देन भी तो लगा रखा है। लेस देन कब होगा? लेस देन कब होगा? सी है क्या? सी है क्या? तो जब रिजल्टेंट है तो वो तो हरदम रिजल्टेंट है, तो जो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो होगा। हाँ, वो कम हो ही नहीं सकता ना, बढ़ सकता। कम हो ही नहीं सकता। ये लिखना ठीक है ही नहीं। ये कौन है? इसकी वैल्यू बोलो। इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कौन है? ये सी तो है ही। लेस देन कहाँ आ रहा है? कब आता है लेस देन? किस कंडीशन में आता है लेस देन? किसी भी कंडीशन में नहीं आता। तो ये अंतर समझो। हम ये बोले या ये बोले? हमने बोला ये तो आपने कह दिया हाँ, हमने बोला ये तो आपने कह दिया हाँ। गलत। ये ना, ये हाँ। देखो ना क्या लिखा गया था? सी मैक्सिमम इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है? ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कब है?
जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। अदरवाइज क्या है, छोटा है सी। ए प्लस बी का, ए का में और ये बी का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा है। आपने पढ़ा ही है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में दो लाइनों का जो सम होता है वो हरदम थर्ड लाइन से बड़ा होता है। दो लाइनों का ट्रायंगल में, किसमें, ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल नहीं है, किसी ट्रायंगल में सम ऑफ टू लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ टू लाइन्स। इन दो लाइनों का सम कीजिए, इसका सम कीजिए, तीसरी लाइन इन दोनों के सम से छोटी है। ठीक है, किसका सम कीजिए, लेंथ का। हाँ सर। किसका सम कीजिए, बोलिए लेंथ का। और ये लेंथ किसको बतला रही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बतला रही है, न कि वेक्टर को। लेंथ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस बी इजिकल टू वेक्टर सी। चाहे एंगल 0 डिग्री हो, चाहे एंगल 60 डिग्री हो, चाहे एंगल 40 डिग्री हो, चाहे एंगल 120 डिग्री हो, कुछ भी हो, आप हरदम क्या बना रहे हो, ये ए बना रहे हो, ये बी बना रहे हो, ये बी बना रहे हो, ये बी बना रहे हो, और ये कौन बना रहे हो, सी। सी सी ए प्लस बी इजिकल टू सी, ए प्लस बी इजिकल टू सी, ए प्लस बी इजिकल टू सी, ए प्लस बी इजिकल टू सी। किस कंडीशन में a प्लस बी इज ग्रेटर देन c है, बताइए ना। जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू c है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो c के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b की जो डायरेक्शन होगी वो c की डायरेक्शन होगी। c कौन है, उनका रिजल्टेंट है। इसलिए दोनों में अंतर समझिए, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, आपने ये बोला, क्या बोला, ये बात, ये और एक ये बात, समझ में आई बात। ये हरदम इसके बराबर है या इससे ज्यादा है। वेक्टर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर a और b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हरदम a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड की क्या तो बराबर होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अदरवाइज इन दोनों के सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वह इन दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, जब ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। जब ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन बनाएंगे ट्रायंगल, वेक्टर a, वेक्टर b और उनका रिजल्टेंट, और उनका रिजल्टेंट, ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो यदि दो साइड ट्रायंगल की दो वेक्टर को बतलाएगी तो तीसरी साइड है वह उनके सम को अपोजिट डायरेक्शन में बतलाती है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। If the two consecutive sides of a triangle represents the two vectors, then the third side represents their sum in opposite direction. ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो आप इन दोनों को बराबर मत कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ c है, दैट इज ऑलवेज इनके a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा है या बराबर है, और ये बड़ा है या बराबर है किसके, a के मैग्नीट्यूड में से और b के मैग्नीट्यूड को माइनस करने से। ये होता है। ठीक है, समझ आई बात। तो अब जब हम इस पर आते हैं, इन पर आते हैं, तो जरा देखो, हमने F1 और F2 का क्या किया, सम किया, कितना आया, 8 आया, आया, और इनके सम से तीसरा क्या आ रहा है, ज्यादा हो ही नहीं सकता, तीसरा ज्यादा हो ही नहीं सकता। तीसरा इनके सम के क्या तो बराबर हो सकता है या इनसे छोटा हो सकता है। हाँ, यदि एक ट्रायंगल के अंदर में ये दोनों एक साइड को बताएगी तो तीसरी साइड उससे बड़ी नहीं हो सकती।
आप इन दोनों का सम कर लीजिए। ये तो 14 आ रहा है, ये तो 3 आ रहा है, सवाल ही नहीं है। आप इन दोनों का सम कर लीजिए, ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, चलेगा? छोटा आ रहा है चलेगा, बड़ा नहीं आ सकता ना, छोटा तो आ सकता है, छोटा तो आ सकता है। चलिए अब छोटा आ सकता, सुनो, अब छोटा आ सकता तो इनका डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना आया, 6। ये 6 से क्या आना चाहिए, ये 6 से बड़ा आना चाहिए। ए और बी के क्या आना चाहिए, डिफरेंस है तो बड़ा या बराबर, और ए प्लस बी के सम से छोटा या उसके बराबर। इसमें देखो F1 3 है, ये 5 है और ये 15 है, और गड़बड़ हो गया, इसको तो और बढ़ा दिया आपने। अब इस थर्ड में देखिए, F1 3 है, F2 ये है और ये 6 है, कोई 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, क्या आ रहा है, 8 से छोटा आ रहा है, कौन आ रहा है, 6 छोटा आ रहा है ना, आ सकता है ना, छोटा तो आ सकता है दोनों के सम से। दोनों का डिफरेंस देखिए, 5 और 3 का डिफरेंस देखिए, कितना आया, 2 से बड़ा है, कौन, 6। आप इन दोनों को ले लीजिए, 11 से छोटा आ रहा है, 11 से छोटा आ रहा है, आ सकता है नहीं आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यस। तो ये देखो, ये रहा सी, क्या आ सकता है, सी 6 माइनस 5, 1 से बड़ा 3, और ये कितना है, 6 प्लस 5 11, ये 3। अच्छा, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, कितना है, 9 है, तो 9 से छोटा कौन आ रहा है, 5, ये आ रहा है ना, यस। ये कितना ले लिया आपने, 6, और ये 3, 9 आया, ये 5, और ये 6 और 3 माइनस किया, कितना आया, 3, और ये 5 बड़ा आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या आ रहा है, ये तीनों वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनका सम क्या आएगा, 0 आ सकता है, ये बात है। अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत आजमाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आजमाया हुआ क्वेश्चन है। आंसर मोर देन 90% के गलत, मोर देन 90% के गलत। जरा देखो क्या आंसर देना चाहते हो सर आप लोग इसका, आप गौर फरमाओगे ना तो आप लोगों को हंसी आएगी कि यार हम ये क्या आंसर देते हैं, हम ये क्या आंसर देते हैं। जरा देखो, जरा ये फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या, कईयों ने फर्स्ट ऑप्शन सही किया है। अरे कैसे सही कर सकते हो, देखते ही चौंक जाना चाहिए। एलएचएस में तो वेक्टर है और आरएचएस में कौन है, मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर है ही नहीं, ये वेक्टर है ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। कौन, आरएचएस में। एलएचएस में क्या लिख रखा है, एफ नेट, एरो लगी हुई है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर कैसे हो सकती है,
लेकिन दिमाग में एक फितूर चलता है, कीड़ा चलता है। क्या कीड़ा चलता है? वो कीड़ा क्या है कि वेक्टर F1 और वेक्टर F3 एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। ये कीड़ा चलता है और ये कीड़ा परेशान करता है और आंसर फर्स्ट देते हैं, आंसर फर्स्ट देते हैं। ये गड़बड़ है, फर्स्ट आंसर नहीं है, फर्स्ट डायमेंशनली रॉन्ग है। क्या करूं कि फर्स्ट ठीक हो जाए? कैसे लिखूं कि फर्स्ट ठीक हो जाए? केवल ये तो बोल दिया आपने गलत है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहूं चलो ठीक है, आपके दिमाग में जो कीड़ा चल रहा था उसके हिसाब से इसको सही करो। क्या करूं कि ये ठीक हो जाए? कैसे लिखूं इस फर्स्ट को? या तो मैं LHS साइड का मैग्नीट्यूड ले लूं या फिर मैं RHS साइड से स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटा दूं। क्या सुनो, मैं यूं कर दूं, F net is equal to under root of अब ठीक है? नहीं सर, अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो आपने वेक्टर लगा रखे हैं F1 F3 और बाकी के ऊपर, उसके ऊपर से ये वेक्टर हटाओ या फिर उस साइड भी लगा के उसका मैग्नीट्यूड। यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो गलती है। सर लास्ट क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला था या तो दोनों साइड लगाओ या फिर यस, लगाओ ही मत। एकदम एकदम। आप इसको सही लिखना चाहते हो तो आप ये लिखिए F net is equal to अंडर रूट ऑफ F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। अब ये सही है। अब ये सही है, ये सही नहीं है। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? है ना? यदि Yes. ये सही है तो ये भी सही है। अच्छा, ये सही क्यों नहीं है? ज्यादातर इसका आंसर थर्ड भी देते हैं, ज्यादातर इसका आंसर थर्ड भी देते हैं। क्या तो इसका आंसर फर्स्ट देते हैं या इसका आंसर थर्ड देते हैं। नहीं, तो वेक्टर का भी क्या चीज? तो मैं कह रहा था वेक्टर का भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता इसलिए। वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है? हाँ मतलब हाँ नहीं होता है। ऐड ही तो होता है हमेशा। और सब्ट्रैक्शन नहीं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा? क्या ये नहीं होता है? नहीं नहीं, एक मिनट, ये मीनिंगफुल नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसको ऐसे लिखना होता है, ये नहीं होता, होता या नहीं होता? हो सकता है। होता या नहीं होता? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा कभी? हाँ सर हो सकता है। तो आप तो बोलते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, वेक्टर का तो एडिशन ही होता है हरदम। हाँ सर ठीक है। ये कैसे जो लॉजिक दे सकते हो कि दो इसलिए गलत है बोले? सर, ये इसलिए गलत है जैसे लास्ट केस में भी हमने समझाया था अपने जवाब से कि अगर यहाँ पे F1 माइनस F3 का वेक्टर होता दोनों के ऊपर और ब्रैकेट में होता तब तो मैं उसको सही कह सकती थी क्योंकि सुनो, उसका रिजल्ट आ रहा है। नहीं ऐसा लॉजिक मत दो, सीधी सी बात है। मैं तो एक बात पूछता हूँ आपसे, सुनिएगा, आप लोग पढ़ते हो इन सब चीजों को। मैंने ये कहा कि यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर n फोर्सेस काम कर रहे हैं, कितने फोर्सेस? n फोर्सेस, ठीक है? तो उनका उस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो आप F नेट क्या बोलते हो? F1 प्लस F2
प्लस F3 प्लस F4 प्लस ऑन प्लस Fn। आपने मुझसे पूछा कि F1 कौन सी डायरेक्शन में है, हमने आपसे पूछा कि F1 कौन सी डायरेक्शन में है, F2 कौन सी डायरेक्शन में है, F3 कौन सी डायरेक्शन में है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दी, इस पर ये फोर्स 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 ऐसे बना दिए। ये F1 बना दिया, ये F2 बना दिया, ये F3 बना दिया, ये F4 बना दिया, ये F5 बना दिया, ये Fn बना दिया। आपने क्या देखा, Fn और F4 तो एक दूसरे के अपोजिट है, आपने क्यों नहीं यहाँ पर माइनस साइन लगाया? लगाते हो क्या आप? नहीं लगाते। आप सीधे ये बोलते हो कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर n फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, then the resultant force is equal to vector sum of all these n forces is equal to the vector sum of all these n forces। वेक्टर सम कहीं नहीं बोलते हो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि n फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का वेक्टर सम, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो तीनों का वेक्टर सम, चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो चारों का वेक्टर सम, पांच फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो पांचों का वेक्टर सम। कहीं नहीं बोलते हो कि देखो कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके ऑपोजिट है, कहीं नहीं बोलते हो। If there are n forces acting on an object, then the resultant force on object is equal to the vector sum of all these n forces। ये आया F net is equal to sum of Fi, I is equal to 1 to n। ये बोलते हो सर आप, कहीं माइनस साइन की बात ही नहीं होती है, कहीं देखते नहीं है कि कौन किसके ऑपोजिट है, कौन किसके परपेंडिकुलर है। अरे दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, यदि ये F1 और F2 आपस में परपेंडिकुलर है तो F नेट बराबर ऐसा नहीं होता अंडर रूट ऑफ कितना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। नहीं सर, F नेट ये नहीं होता। ये F नेट का रिजल्टेंट ये होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब जब हम कहते हैं इधर वेक्टर है इधर स्केलर है, तो आप ओ सर सॉरी सर इनके ऊपर वेक्टर लगा देते हो, फिर सत्यानाश, फिर सत्यानाश। सुनो क्या सत्यानाश, उस सत्यानाश को भी सुनो। आपने a के ऊपर वेक्टर स्क्वायर किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर a को वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? वेक्टर a को वेक्टर a से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों वेक्टर है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन करूं सर? क्योंकि दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। वेक्टर a और वेक्टर a के बीच में मल्टीप्लिकेशन करूं मैं डॉट करूं, या वेक्टर a और वेक्टर a के बीच में मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस करूं। तो पता चलता है यदि मैं क्रॉस करता हूं ये तो 0 आता है, और ये करता हूं तो मैं a स्क्वायर आता है। इसलिए ऐसा नहीं लिखा जाता है a डॉट a इक्वल टू a स्क्वायर लिखा जाता है। क्यों? इसके तो दो मीनिंग है, इसके तो दो मीनिंग है, ये करूं या ये करूं। वेक्टर a का स्क्वायर करो, किसी का भी स्क्वायर करो, किसी का भी स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या बोली थी? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई हो। वेक्टर a का स्क्वायर करो, इसका मतलब a को वेक्टर a से मल्टीप्लाई कीजिए। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन करूं, डॉट करूं या क्रॉस करूं? क्रॉस करते तो 0 आता है, a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a डॉट a इज मीनिंगफुल, दैट इज a स्क्वायर। तो अब यहां एरो कहां लगी हुई है भाई साहब? एरो नहीं लगी हुई है, इसलिए ऐसा लिखना कोई मजेदार बात है नहीं। ऐसा लिखने का मतलब ये करूं या ये करूं, दोनों से एक आंसर नहीं है। इसलिए स्क्वायर करते हैं, जब भी लिखते हैं a स्क्वायर मतलब a डॉट a। ठीक है? हाँ, तो ऐसा न लिखें,
इसका मतलब क्या होता है F1 डॉट F1, क्यों भाई F1 क्रॉस F1 क्यों नहीं? ये कहां डिफाइंड है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है? F1 का स्क्वायर, F1 के स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन कौन सा करना है, डॉट या क्रॉस? ये कहां डिफाइंड है? ये डिफाइन ही नहीं है। आप तो केवल ये बोल रहे हो कि वेक्टर F1 को वेक्टर Fn से मल्टीप्लाई करो। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? ये मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, अब जब आप बोलते हो वेक्टर F1 डॉट वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 का स्क्वायर, यहाँ वेक्टर F1 का स्क्वायर नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ये बातें बड़ी सिंपल सी बातें हैं, गहरी बातें। लिख दिया, बस लिख दिया, जो मंडल लिखे जा रहे हैं, कोई होश ही नहीं है। वेक्टर लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक। अरे इस पर वेक्टर क्यों लगा? हाँ सर सर 1 मिनट लगा दे, मैं बोलता नहीं उससे पहले तो वेक्टर ठोक देते हैं इसके ऊपर। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अरे रुके, किस चीज की सॉरी बोल रहा है? बोला सर इस पर एरो नहीं लगाई, लगती है क्या? हाँ हाँ, अरे कहाँ लगती है? हाँ आपने बताई, झूठ, मैं तो नहीं बताई। तो ध्यान ही नहीं रहता बेटा कि कहाँ एरो लगनी चाहिए, कहाँ एरो नहीं लगनी चाहिए। मुझे वेक्टर में ये पढ़ाना है, ये नहीं कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं, वेक्टर का एडिशन कितने तरह का है। एक एडिशन बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ, बहुत ढंग से एडिशन पढ़ाऊंगा। जरूरी है, जिस दिन एडिशन समझ में आ जाएगा उस दिन सब्ट्रैक्शन भी समझ में आएगा, उस दिन रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन कर लोगे। तो मुझे मालूम है गलतियां कहाँ हो रही है और कैसे होती है, ये मुझे मालूम है खूब अच्छे से। 30 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, इसलिए मुझे मालूम है गलतियां कहाँ होनी है। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये। एक्सक्यूज मी सर, रुक जाए, ये बात समझ में आई? थर्ड क्वेश्चन समझ में हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। चलिए अब जरा इस फोर्थ को देखिए, अब जरा इसको देखो, फोर्थ को। मैंने कहा ना ये कोई 25 साल पुराना क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरा। ये सब क्वेश्चन इतने पुराने हैं, ये तो मैं बराबर, ये तो क्लासों में बराबर डिस्कस करते रहते हैं, ये टेस्ट में देता रहता हूँ, इसको टेस्ट में देता रहता हूँ। क्या कह रहे हैं? An object is projected from surface of angle 30 degree from horizontal with the velocity v. During its motion in air, angle between velocity and acceleration due to gravity varies. ये देखिए जरा क्या हो रहा है सर? एक ऑब्जेक्ट को आपने 30 डिग्री के एंगल पर फेंका है v वेलोसिटी से, ये कैसे जाएगी? यहां आके से टकराएगी। आपको मालूम होना चाहिए इसका ये कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, ये तो उतना ही रहता है, और ये कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से ये टकराती है उसी वेलोसिटी से यहाँ पर भी नीचे आती है। ये एरो नहीं लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन सेम नहीं होती। जिस स्पीड से आपने फेंकी उसी स्पीड से आगे टकराती है। इस एंगल से फेंकिए, ये एंगल भी 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है, न कि ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? ए वाई में है, कितना है? जी। ए एक्स में तो 0 है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसलिए ये कि हरदम ये कितना रहता है? यदि ये v से फेंका है तो ये कितना रहता है? v cos थीटा, v cos 30 डिग्री, और ये जो v sin 30 डिग्री है ये रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड की लेंथ बराबर है, ये tan 30 डिग्री है, ये साइड और ये लेंथ बराबर है, ये 30 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर यहां से आके इससे टकराएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ये पूछा गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसमें? जी में, और वी में एंगल कितना? स्टार्टिंग में तो जी ऐसे ही था और वी ऐसे था। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है? 120
120 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप बोलते हो ना, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना हो तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक ही पॉइंट पर ले लो। जब ये यहाँ पहुंचता है तो उस समय वेलोसिटी ऐसे हो जाती है केवल ये, तो 90 डिग्री। जब ये यहाँ होता है तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर होती है और जी इधर की ओर होता है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री। जब ये यहाँ पहुंचता है तो जी इधर होता है और वी इधर होता है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। जब ये यहाँ होता है तो वी इधर होता है और जी इधर होता है, ये 120 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ आता है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में वेरी करता है, ना कि 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक, ना कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। ऐसे ऑप्शंस हैं, 0 to 30 डिग्री, 30 to 60 डिग्री, 30 to 120 डिग्री, 60 to 120 डिग्री। सही आंसर क्या है? 60 to 120 डिग्री। अस्मी जी कोई जवाब नहीं आ रहा है, रिद्धि जी कोई जवाब नहीं आ रहा आपका, गौरवी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो। बेटा जी जूझना सीखिए, डाउट क्लास के अंदर में सबसे बड़ा यही है, आपके डाउट, मैंने क्या कहा, डाउट, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डाउट सॉल्विंग क्लास एंड ए सॉल्यूशन गिविंग क्लास। जनरली जिसको आप डाउट क्लास कहते हैं वहां सॉल्यूशन दिए जाते हैं, आप गए और आपको सॉल्यूशन दे दिया, आप गए और आपका सॉल्यूशन दे दिया, आप गए और आपको सॉल्यूशन दे दिया। आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आपका कहाँ डाउट है, आप क्यों गलती कर रहे हो, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए आपके डाउट क्लियर नहीं होते। आप तो उसकी सॉल्यूशन ले आए, इसलिए कई तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जाने की भी क्या जरूरत है यार, नेट पर ही देख ले, वो नेट पर देख लेता सॉल्यूशन, कई तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, ले जा बेटा। तो केवल आप क्वेश्चनों की सॉल्यूशन देखते हो और उससे आप अपनी थ्योरी बनाते हो, थ्योरी क्लियर होती नहीं है। जिसकी थ्योरी क्लियर है, न्यूमेरिकल तो यूं चुटकी में होंगे, यूं यूं उड़ेंगे, ऐसे ऐसे उड़ते हैं न्यूमेरिकल। गलतियां ही होती है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में, और आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे वाह, फॉर्मूला कौन सा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये फॉर्मूला है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, जरा देखिए कि दोनों का इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और फिर दोनों के बीच में एंगल देखिए कैसे वेरी कर रहा है। हुई बात क्लियर कि नहीं हुई? हो गई। जरा इसको देखो, ठीक है ऋषभ बाबू, ये आंसर कैसे दिया यार आपने? ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है ना सर, ये आंसर गलत है। हाँ सर गलत है, क्योंकि सर वेक्टर आ गया, ये गलत है, थर्ड गलत है। थर्ड गलत है क्या? बोला नहीं है? आपने फर्स्ट क्यों सही किया, थर्ड सही नहीं है क्या? सुनो, मैंने क्या कहा, मोर देन 90% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, और कौन सा आंसर ठोकते हैं, फोर्थ। कई क्या सोचते हैं, अरे यार सेकंड में तो सर वाली बात याद आ रही है यार, माइनस तो नहीं होता है, लेकिन बाकी ये है यार, थर्ड तो सही है, थर्ड एकदम गलत है, थर्ड एकदम गलत है। आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर में यही पढ़ाया जाता है, और मैं बहुत बोल्डली बोलता हूं, लिखवाता हूं, जोर जोर से बोल बोल के लिखवाता हूं कि लिखो,
कि एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स कभी एक्शन और रिएक्शन पेयर होते ही नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स कभी एक्शन रिएक्शन पेयर होते ही नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर तो कौन है? यदि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ए ने बी पर लगाया, बी ने ए पर लगाया, एफ ए बी और एफ बी ए, ये एक्शन रिएक्शन है। ए ने बी पर तो बी ने ए पर, तीसरा कोई नहीं है भाई साहब इनके बीच में, इसमें कोई तीसरा है ही नहीं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, इसके ऊपर आर लग रहा है, ये आर किसने लगाया? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सरफेस है ये। और ये कौन है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी है। ये कौन है? ये mg है। ये ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी ने लगाया, ये ऑब्जेक्ट पर सरफेस ने लगाया। एक दो तीन चीजें इन्वॉल्व है। ये ए ने बी पर, बी ने ए पर। हाँ, ये जो आर है इसका रिएक्शन ये रहा, दिस इज द फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट। सरफेस ने दबाया है ऑब्जेक्ट को, तो सरफेस ने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फोर्स लगाया है। अर्थ ने खींचा है ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ को भी ऑब्जेक्ट खींच रही है। दिस इज द फोर्स ऑन ग्रेविटी ड्यू टू ऑब्जेक्ट। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है ही नहीं। एक्शन है तो ये रिएक्शन है। हाँ, सुन ले मेरी बात। तू बाद में पढ़ा लियो किसी को, बीच बीच में बाद में बोल लियो, मुझे बोल देने दे। तो ये बहुत बोल्डली बोलता हूं कि एक ही, लिखवाता हूं लास्ट में भी, कि एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, दे आर नेवर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, हाँ मैग्नीट्यूड में इक्वल है सब, नेट फोर्स 0 इस पर, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, हाँ है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ये दोनों आपस में कभी एक्शन और रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते। इसलिए थर्ड तो एकदम गलत है, ब्लंडर मिस्टेक है थर्ड की। हाँ, और कौन 0 है? नेट फोर्स 0 है। कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? दो फोर्स, एक तो कौन? mg, और एक कौन? r। ये दोनों मिलकर 0 है। F नेट है, ये कितना है? 0 है। कौन है? mg माइनस r इज इक्वल टू 0। इनके ये क्यों, जरा लिखो ना इसको। mg कौन सी डायरेक्शन में ले लूं? नीचे की ओर माइनस वाई डायरेक्शन में, तो mg कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई में, प्लस r कौन सी डायरेक्शन में? प्लस वाई में, इजिकल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, y का कॉमन ले लो, क्या आया? माइनस mg प्लस r इजिकल टू 0। तो r माइनस mg इजिकल टू 0, इन दोनों को उधर ले आओ, 0 को इधर ले आओ, 0 इजिकल टू क्या आ जाएगा? mg माइनस r। mg को उधर ले जाओ, प्लस में हो गया, r को उधर ले जाओ, प्लस में हो गया, 0 को इधर ले आओ, 0 माइनस में नहीं होती। तो ये लिख सकते हो भाई साहब, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन ये लिख सकते हो, ये प्लस लगाओगे या माइनस नहीं लगता है। तो पूरी लॉज ऑफ मोशन में ये गलतियां करते हो, ये गलतियां करते रहते हो लॉज ऑफ मोशन में, इसलिए काम नहीं होता है। समझ में आई बात? तो इन 5 क्वेश्चन के चल के लेकर मैंने आपको एक तो वेक्टर और एक थोड़े से किसके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, खासकर थर्ड लॉ। आप सबसे सही बोलते हो, स्टेटमेंट सबसे सही बोलते हो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ बोल देते हो, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां ही थर्ड लॉ के साथ में है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ के साथ में, सबसे कम गलती है सेकेंड लॉ के साथ में। सेकेंड लॉ के साथ में आप बहुत कम गलतियां करते हो, जबकि सेकेंड लॉ इज मैथमेटिकल, फर्स्ट लॉ इज थ्योरेटिकल, थर्ड लॉ इज थ्योरेटिकल। और सबसे ज्यादा थर्ड लॉ के साथ गलती, सबसे ज्यादा गलतियां थर्ड लॉ के साथ है। हर जगह आप थर्ड लॉ के साथ गलतियां करते हो, और मैं एहसास कराता रहता हूं, देखो फिर गलती ना गलती, देखो फिर कर दी ना गलती, देखो फिर कर दी ना गलती। ऐसे कोई 10-20 बार एहसास कराता हूं आपको,
तब जाके थोड़ी गलतियां बंद होती है तब भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इन गलतियों को खत्म करो। मुझे मालूम है कि गलतियां कहाँ है आप लोगों में, आप लोग नहीं समझते हो कि गलतियां कहाँ है। हम जानते हैं कि गलतियां कहाँ है, मिस्टेक कहाँ पर है, इस चैप्टर में कहाँ गलतियां करोगे, किस कंसेप्ट पर क्या गलतियां है, ये हम जानते हैं। 30 साल हो गए इन चीज़ों को देखते हुए। पहले हमने अपने आप में झांक के देखा कि हम कहाँ गलती करते हैं, उन गलतियों को ठीक किया। एमएससी में पढ़ने के बाद में ये एहसास आने चालू हुए कि ये गलतियां होती हैं। तो एमएससी करने के बाद ही कोई व्यक्ति क्या करता है, उस सब्जेक्ट का वास्तव में मास्टर बनता है। इसलिए एमएससी मास्टर्स की डिग्री है वो। आजकल तो ये होती है, जो 4 साल तक तैयारी की, 5 साल तक तैयारी की, पास नहीं हुआ तो पता चला दूसरों को पास कराने में लग गया, कोचिंग में पढ़ाने लग गया। वही उस कोचिंग में पढ़ाने लग जाता है जहां से वो कभी पास नहीं हुआ है। मैं तो नहीं हुआ, तुम लोग भी नहीं होगे, क्योंकि मैं जैसे कंसेप्ट उसके हैं वैसे कंसेप्ट तो वो आपको देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी ठीक कीजिए, बहुत आसान है। 200-250 लाइनें हैं, 100 फॉर्मूले भी नहीं है। इतने के दिन में आप लोगों की इस फीस को तो मैं मुट्ठी में दे देता हूँ। सुनिए इन बातों को और समझिए। क्वेश्चन होंगे, घबराइए नहीं, मैं बैठा हूँ। ठीक है।